तो दोस्तों आज मैं आ गया था रमन साइंस सेंटर, ये जो नागपुर में है। और ये जो है एंट्री पे आप देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर रखा होता है ना, एक्चुअली ये जेट जैसा था। और ये जो था ये एंट्री के लिए था। ये सीवी रमन का ये इन्होंने पुतला बना के रखा है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो अभी एंट्री पे ही इन्होंने ये जो एक रखा था, ये एकदम बढ़िया सा लग रहा है। जो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा ग्लोब। तो प्लाज्मा ग्लोब में क्या रहता है, इनर्ट गैसेस रहते हैं। और ये जो इनर्ट गैसेस हैं ना, ये इनर्ट गैसेस और ये जो सेंटर में आप ग्लोब देख रहे हो, इसके थ्रू एक प्लाज्मा स्टेट फॉर्म की जाती है। तो जैसे ही मैं इसमें हाथ लगा रहा था, तो आप देख सकते हैं एक काइंड ऑफ, ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, जैसे कि कोई स्टॉर्म है, ऐसा स्टॉर्म टाइप इसमें से आ रहा था। जैसे मैं इसके पास लिया लेके जा रहा था ये कांच के पास, तो ये ऐसा हाथ में से ये करंट जैसा फ्लो और क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा जैसा स्टेट हमारे हाथों के पास आने की कोशिश कर रहा था। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हम एज अ ग्राउंड वर्क करते हैं इसमें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी देर तक इसके साथ खेल रहा था और इसे समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर एक कांच है और इसके बाहर एक और एक कांच है। तो ये ग्लोब जैसा बनाया गया है। इसके बाद ये एक जो था, ये कसरती छतरी बोला था इन्होंने, जो आप इस अभी देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एक पूरा एंट्रांस के जगह पे रखा हुआ था इन्होंने। डिफरेंट कांच के वगैरह ये थे, अलग अलग इक्विपमेंट रखे हुए थे इन्होंने, और सब लोग ये ट्राई कर रहे थे। तो ये जो है ये काइंड ऑफ अलग अलग इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं वही देख रहा था, अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। सो बहुत सारे साइंटिफिक, अभी ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये चक्री वादड़ बोल के, तो ये जो है एक काइंड ऑफ स्टॉर्म जनरेट करता है बटन दबाने पे। तो ये एक सिमुलेशन इन्होंने बनाने की कोशिश किया था, जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा था। तो आप ये देख सकते हैं इसमें से कैसे हवा आ रही है, और ये एक सैंड स्टॉर्म जैसा या हवा का जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, वो जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। मराठी में इसको चक्री वादड़ बोलते हैं। और मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो एक न्यूक्लियर प्लांट का सेटअप उन्होंने दिखाया था कि न्यूक्लियर प्लांट कैसे रहता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। ये एक इन्फिनिटी वेल था, जब इसके अंदर हम देखते हैं तो ये कभी ख़त्म ना होने वाला वेल था। फिर ये एक इन्होंने कुछ काइंड ऑफ नेल्स का इन्होंने बना के रखा था, जैसे नीचे से हाथ लगाते हैं तो ये होता है। अभी ये हीरा जो मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट ये हाथ में नहीं आ रहा था। तो एक इल्यूजन इन्होंने क्रिएट किया था विद द इफेक्ट ऑफ लाइट। सो डायमंड फॉरएवर इन्होंने नाम दिया था। इसके बाद ये जो है आप ये आर्क देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक का आर्क जो नीचे से ऊपर जा रहा है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, मैं इसके साथ भी काफ़ी देर तक खेल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। राइजिंग आर्क इन्होंने नाम दिया था। अभी इसमें एक देख सकते हो आप, सेंटर में एक एल्यूमिनियम का जो एक ये है गोल है, वो एक साइड से दूसरे साइड बटन दबाने पे जा रहा था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर ये एक भूल भुलैया था, जिसमें मैं काफ़ी देर तक घूम ही गया था। इवन मेरे साथ ये अंकल और आंटी, ये भी अंदर ऐसे हाथ लगाते जाते हुए देख रहे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था ये। इवन वो भी ऐसे घूम गए थे, तो मैं ऐसा अंदर जाके पूरा बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तो ये भूल भुलैया जैसा लग रहा था, और हर जगह ऐसा हाथ लगा के जाना पड़ रहा था। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कहीं हम आइनों की दुनिया में घूम गए भाई। डॉक्टर स्ट्रेंज वाली जो दुनिया है ना, वैसा इसमें फील आ रहा था। तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था ये। जैसे मैं अंदर गया, मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था इसमें से बाहर आने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि सारे रास्ते सेम दिख रहे थे। तो आप ज़रूर इस प्लेस को विज़िट करना, बहुत बढ़िया सी प्लेस है, रमन साइंस सेंटर नागपुर। तो आप जब भी नागपुर जाओगे तो ये बढ़िया सी जगह विज़िट ज़रूर करना। इसमें 3 टाइप के टिकट होते हैं, तो आप तीनों टिकट खरीद लेना। तारामंडल, 3D शो, और ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट दिखा रहे हैं, ये सारे के लिए टिकट खरीद लेना। ज़्यादा नहीं है, जस्ट 125 रुपीज़ है।
तो ये मिरर में से मैं बाहर निकल गया था। फिर ये जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर दिखा रहा था, जैसे ही अर्थ घूमती है वैसे ये दिखा रहा था। आप इसमें ये जो सिल्वर कलर का लिक्विड देख रहे हैं ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ जैसे घूमती है वैसे ही ये हमारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर घूमता है, और हमारी आजू बाजू की हवा जैसे रहती है घूमती है, ये दिखा रहा था कि कैसे ये हवा बनती है, कैसे प्रेशर बनता है। तो ये बहुत अच्छा सा ये गोला लग रहा था, जादू का ही गोला लग रहा था। इसके बाद एक क्लाइडोस्कोप करके था जो एक बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, जिसके अंदर जाने पे हर एंगल से मैं खुद को देख पा रहा था। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा था और मैं इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये अगर मॉल में होना तो मज़ा ही आ जाए यार। आई थिंक ये इन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर ये कुछ मैग्नेट्स का एक छोटा सा इफ़ेक्ट्स इन्होंने दिखाया था। जैसे ही हम मैग्नेट्स को टर्न करते हैं तो अदर मैग्नेट्स भी इसके हिसाब से टर्न हो जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। और इसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहते हैं। जैसे ही हम साउथ टू नॉर्थ करते ये पूरा घूम रहा था। फिर ये एक रिफ्लेक्शन वाला था। इन्होंने यहाँ पे मोर देन 50 मिरर्स लगा के रखे थे। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये यहाँ पे जो एक चेहरा रखने के लिए इन्होंने जगह रखी थी। फिर ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक्सपेरिमेंट था। जैसे ही हम हवा के बबल्स पानी में छोड़ते हैं फिशेस जो है वो ऊपर जानी चाहिए लेकिन वो नीचे आ जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे ये फिशेस जो है वो नीचे क्यों आ रही है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे फिर से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। बट आप देखिए जैसे बबल्स आते हैं तो फिशेस नीचे आती है। अभी ये जो था विच स्ट्रिप इज़ रनिंग फास्टर, तो आप बता सकते हैं कि देख के कौन सी फास्ट जा रही है। तो वीडियो में इतना सही नहीं दिख रहा है लेकिन ये पीली जो स्ट्रिप है ये सबसे फास्ट लग रही थी। फिर ये कुछ और इन्होंने भर्ती ओटी और टाइड्स और वाई वी सी ओनली वन फेस ऑफ मून, ये सारे इन्होंने इक्विपमेंट्स रखे थे यहाँ पे। एक काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो था ये बहुत ही बढ़िया सा वर्चुअल पॉन्ड बना के रखा था इन्होंने। तो ये वर्चुअल पॉन्ड जो है ये इन्होंने इमेजेस और द लाइट के हिसाब से इन्होंने बनाया था। यहाँ पे देखिए ये आंटी है सब खुद को देख रही है वर्चुअल काइंड ऑफ सी में। तो ये खुद के फ़ोटो निकालने की कोशिश कर रही है और कुछ लोग वहाँ खेल रहे हैं। ये एक ड्रम था जो बीट का नॉइज़ बनाता है, हमारे हार्ट बीट्स का नॉइज़ बनाता है। तो ये मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं ही खुद रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ये रेड कलर यहाँ पे जो पाइप है इसको हाथ से पकड़ना था, और जैसे ही मैं इसको हाथ से पकड़ रहा था दोनों साइड से तो ये हमारे हार्ट बीट्स का नॉइज़ या साउंड इसमें से आ रहा था, ड्रम्स में से। तो अभी मैं फिर से इस तरफ जा रहा था जहाँ पे ये वर्चुअल इन्होंने समंदर बना के रखा था और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था। सारे आंटियाँ लड़कियाँ बस उसी पे भिड़ी पड़ी थी खुद के फ़ोटो निकालने के लिए। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं इसे। अभी ये जो है ये रिमोट सेंसिंग कहते हैं कि आसमान में से कैसे सैटेलाइट्स ये रिमोट सेंसिंग करते हैं, ये ज़रा दिखा रहे थे यहाँ पे। ये भी इंटरेस्टिंग सा था। अभी ये जो था ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें एक फ़िश ड्रॉ करना था। इन्होंने एक QR कोड दिया था। ये मोबाइल पे हम फ़िश ड्रॉ कर सकते हैं और जैसे ही ये फ़िश ड्रॉ करते हैं ये इसके अंदर घूमने लगती है। तो मैंने ऐसी फ़िश ड्रॉ कुछ तो करके रखी थी और ये देखिए अभी इसमें घूमने लगी थी। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी ये एक जो था ये बेरिलियम का आई थिंक स्क्रीन था, और जैसे ये बच्चे इस पे बॉल फेंक रहे थे तो ऐसे पटाखे फूटने जैसा इफेक्ट आ रहा था। तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था मुझे। मैंने इस बच्चे को रिक्वेस्ट किया कि तुम खेलो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन उसके मम्मी ने बुलाया तो इसको भागना पड़ा। उसके बाद ये इसरो वाला एक सूट इन्होंने रखा था, भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और अभी यहाँ पे सब लोग ये जो है ये वेट चेक कर रहे थे कि हर एक प्लेनेट पे हमारा वेट कितना है। तो ये आंटी और अंकल खुद का वेट चेक कर रहे थे यहाँ पे। और फिर आगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। यहाँ पे ऊपर और एक फ्लोर पे मैं बस इस ऊपर के फ्लोर पे गया और फिर उस ऊपर के फ्लोर पे एक्चुअली मेरी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल जो थे वो काफ़ी लेट आए और मुझे भी काफ़ी लेट पता चला कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो आई थिंक ये एक्सक्लूसिवली हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है। ये पूरा इन्होंने हिस्ट्री यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, राइटिंग टूल्स, फिर जैसे इंसान ने कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे मैकेनिज़्म डेवलप होते गए, घड़ियाँ,
पहले कैसे कांटे वाली घड़ी आती है, अभी डिजिटल घड़ी आई है, फिर स्टीम इंजन के बारे में, तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे काफ़ी देखिए, उधर से वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल आए, शायद उन्होंने देखा मुझे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट देन वो बोले कि आप फ़ोटो निकाल सकते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो शायद इसके बाद का मैंने रिकॉर्डिंग स्किप कर दिया था, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ पे सारे साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस रखे हुए थे, तो मुझे लगता है एक दिन भी कम पड़ जाएगा आपको ये सब समझने के लिए। तो बस यहाँ से ये एरोप्लेन्स वगैरह, कैसे एरोप्लेन डिस्कवर हुए, इनका स्टार्टिंग कहाँ से था, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ से आगे हमें वाटर सेक्शन में भी जाना है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अभी आगे की तरफ मैं बढ़ रहा था। फिर इधर भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे इन्होंने, जो था ये डैनियल सेल था, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे पूरी। फिर ये जो था एक यहाँ पे वाटर सेक्शन है, पूरे पानी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, पानी कैसे पृथ्वी पे फ्लो होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। काफ़ी सारी मशीन लगाई थी और ये सब दिखा रही थी कि पानी का फ़्लो कैसा है। फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई थी कि न्यूक्लियर प्लांट में कैसे पानी ट्रीट होता है, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे रहते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। और सेव वाटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि पानी ही इम्पोर्टेंट है, जल ही जीवन है। तो जल के बारे में इन्होंने पूरा अच्छे से, ये देखिए एक साइंटिस्ट का पुतला इन्होंने रखा था, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर ये प्लैनेट ओशियन, शरीर में पानी कितना % होता है, इसका महत्व क्या है, क्विज़र्स। सो हर जगह इन्होंने ऐसे स्क्रीन्स लगा के रखे थे जहाँ पे क्विज़ वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या आप कभी भी यहाँ पे आके क्विज़ ले सकते हो आपके दोस्त लोगों के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था ये सब देखने में। तो ये एक साइंटिस्ट अंकल या केमिस्ट अंकल हम इन्हें कह सकते हैं, ये दिख रहे थे। फिर मैंने यहाँ से एग्ज़िट लेने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा शो चालू होने वाला था, तो ये मुझे फटाफट एकदम ख़त्म करना था, तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे देख नहीं पाया, लेकिन जो भी देख पाया मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा है यहाँ पे, और क्लीनलीनेस तो बहुत अच्छी है। तो ये अभी जो है ये 3D शो में मैं आ गया था, ये आप देख सकते हैं। ये ऐसा पृथ्वी जैसा गोला इन्होंने बना के रखा था सेंटर में, और इस पे हम सारे प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो जो अंकल थे वहाँ पे वो हमें बता रहे थे हर प्लैनेट के बारे में। तो यहाँ पे भी जो है इन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए मना किया था, और शायद गलती से मेरा फ़ोन जो है वो आई थिंक हाफ स्क्रीन में रिकॉर्डिंग चालू था स्टार्टिंग से। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सारे प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे थे। तो मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, आप सुन सकते हैं ये क्या बता रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर पृथ्वी जैसा गोला इन्होंने बनाया, और इस पे हर प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हैं। तो ये पास से देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो आप सुनिए अंकल क्या कह रहे हैं, और अभी जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं फिर से इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू करूँगा। तो लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती है इसमें। इतना बड़ा, इतना विशाल है ये साइज में। और इसमें अब इसका पॉइंट तो हो गया एक कि ये कितना बड़ा होगा। अब इसका हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये कितना गर्म होगा। सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे हॉटेस्ट स्टार हमारे सोलर सिस्टम का। तो इसका हम इसकी हीट का जो अंदाजा है हम ऐसे लगा सकते हैं कि इसका जो कोर होता है, इसका जो सेंटर होता है, उसका टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज्यादा गर्म। और इसी के कारण जो भी इसका आप सरफेस एरिया देख रहे हैं, जो भी सतह देख रहे हैं, जिसमें आपको कुछ मोशन होती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो इसका टेम्परेचर है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसके जो लाइट रेज होते हैं हमारे पृथ्वी पर आने के लिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेते हैं। अब हम चलेंगे हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट की तरफ, यानी कि मर्क्यूरी।
बुध ग्रह। ये है हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सूर्यमाला का सबसे पहला प्लैनेट और सूरज का सबसे नजदीकी प्लैनेट। ऐसा होने के बावजूद भी वैसे तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये जाना जाता है अपनी टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस मतलब तापमान में चढ़ावट और गिरावट इसी प्लैनेट पर देखने को मिलती है। वो इतनी ज्यादा कि इसका जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बढ़कर 360 डिग्री तक चला जाता है, इतना ज्यादा गर्म। और नाइट का यानी कि रात का टेम्परेचर -180 डिग्री तक नीचे आ जाता है, इतना ज्यादा ठंडा। अभी आप इमेजिन कीजिए कि अगर किसी प्लैनेट पर इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ऐसा कह सकते हैं कि हम पूरा का पूरा दिन का होता है 360, रात का होता है -180। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस में कोई लिविंग थिंग जीवित रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो अब हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह को। ये है हमारे सोलर सिस्टम का, हमारी सूर्यमाला का दूसरा प्लैनेट, दूसरा ग्रह, सेकंड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जाना जाता है, इसे कहा जाता है सबसे गर्म और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वैसे तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन सी चीज होती है आसमान की? सन। सन क्या है? एक तारा, स्टार है। तो प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट को ज्यादा रोशनी होती है क्या? नहीं होती, लेकिन ये उसका एक एक्सेप्शन है। इसके पास इतनी ज्यादा रोशनी है कि ये सबसे ब्राइटेस्ट है और सबसे हॉटेस्ट भी। तो हम इसका जो हॉटेस्ट का रीजन है यहाँ पर देखेंगे। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना होगा। बेटा शांत रहो आप। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना है? क्या होता है उस गैस से? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। हम वो गैस छोड़ते हैं, ये सबसे मेन रीजन। हम वो गैस छोड़ते हैं और ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं? 0.03%। 0 से भी कम। लेकिन इस प्लैनेट पर जो प्लैनेट आप देख रहे हैं वीनस प्लैनेट पर 98% में पाई जाती है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर वो 0 से भी अगर बढ़ जाता है तो हमारे पृथ्वी पर, हमारी प्लैनेट पर जो अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज्यादा हमें क्या करती है? प्रॉब्लम देती है। तो इस 98% में क्या होगा? जीवित ऑर्गेनिज्म का जीवित रहते होंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 480 डिग्री सेल्सियस। अब हम करेंगे, हमने अभी 2 प्लैनेट को देख लिए, अब हम देखेंगे तीसरा प्लैनेट जो हमारे लिए अच्छा प्लैनेट है, जो हमारे काम का है, यानी कि अर्थ। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिस पर लाइफ एग्जिस्ट हो पा रही है। बाकी किसी प्लैनेट पर लाइफ है क्या? नहीं। तो इसे नीला पत्थर या ब्लू मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस कारण इसका नाम गिरा होगा नीला पत्थर या ब्लू मार्बल? यस, इसका सबसे मेन रीजन है हमारी जो पृथ्वी है
ये बनी है लगभग 71% ऑफ वाटर एंड 29% ऑफ लैंड से। और हमारे ही पृथ्वी पर क्यों लाइफ है, तो इसके तो वैसे बहुत से रीजंस है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हम यहाँ पर देखेंगे। बेटा शांत रहो, आप शांत रहो, आवाज मत करो प्लीज। तो देखिए इसके तो वैसे बहुत रीजन है, लेकिन उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर देखेंगे। हमारे पहला रीजन, हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो ऐसे परसेंटेज में पाई जाती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मैडम अगर उसे प्रॉब्लम हो रहा है तो बाहर लेके जाइए उसे प्लीज। छोटे बच्चे जो है यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से और आवाज जो है यहाँ पर बहुत घूमता है, तो इसकी वजह से वो डर जाते हैं। तो बेटर होगा छोटे बच्चे अगर है तो कुछ देर बाद आप उसे बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो देखिए इसका जो रीजन है वो ये है, सबसे मेन रीजन, जो भी गैसेस अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो प्रॉपर परसेंटेज में अवेलेबल है। जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये बाकी भी प्लैनेट्स पर गैसेस अवेलेबल है, लेकिन जो भी प्रॉपर तो थैंक यू दोस्तों, ये देखने के लिए आप ज़रूर विज़िट कीजिए रमन विज्ञान केंद्र। ये एक 3D शो भी है यहाँ पे, पूरा ऊपर गोला बना के रखा है। आप ज़रूर इसको विज़िट कीजिए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।